अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप इस साल 2024 में चाहे फ्रांस, यूके, कोरिया, अमेरिका या यूके जाने के बारे में सोच रहे हो तो 2024 में 6 बड़े बदलाव हुए हैं। तो 6 बहुत बड़े बदलाव हुए हैं इन अलग अलग देशों में, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो नया जानकारी है, जो नया अपडेट आया है, हो सकता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और उसके वो शायद पहले की तुलना में थोड़ा ईजियर हो। तो जो घूमने वाले लोग हैं या जो बाहर विदेशों में काम करने की रुचि रखते हैं या जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये अपडेट्स बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो अपडेट्स है, ये जो नया नियम आया 2024 में, वो कई पुराने नियमों को ख़त्म करने के बाद आया है। ये 2024 जो है एक तरीके से जो बाहर घूमने जाना चाहते हैं या बाहर मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं या फिर काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, किसी भी तरीके से, उनके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो ये 6 जो अलग अलग देश के बारे में है, इस साल का जो ये वीज़ा का नया नियम आया है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस जानकारी के लिए भाई वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 में सबसे बड़ा जो मेजर अपडेट्स है ट्रैवल करने वालों के लिए, वो है शेंगन एरिया एक्सपेंशन। शेंगन एरिया एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर आप EU जाना चाहते हैं, मतलब यूरोपियन यूनाइटेड, उसमें 26-27 देश आते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए आपको शेंगन वीज़ा लगता है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा होगा तो आप 26-27 जो देश हैं उनमें से किसी भी देश में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यूके का पहले अलग से वीज़ा हुआ करता था, अभी भी होता है कि अगर आप यूके जाना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो उसके लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। हालांकि यूके जो है वो सेम कॉन्टिनेंट में है, लेकिन फिर भी उसके लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ता था। तो ये जो शेंगन एरिया एक्सपेंशन है, उसमें रोमानिया और बल्गेरिया 2 ऐसे देश हैं जो पहले अलग से उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता था। तो इस एक्सपेंशन के कारण अब बल्गेरिया या रोमानिया जाने के लिए आपको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो अपडेट्स है वो शुरू होगा मार्च 31, 2024 से, मतलब 2 महीने बाद आपको अलग से इन 2 देशों में जाने के लिए वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। आपको सेम वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो शेंगन वीज़ा है वो उसका, और इन देशों का मज़ा ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा और पहला अपडेट है 2024 में ट्रैवल करने वालों के लिए। फिर इस लिस्ट में दूसरा जो अपडेट्स है वो है फिनलैंड के बारे में। अगर आप फिनलैंड कभी गए हो पहले, तो उसका 1 दिन का एक रिक्वायरमेंट होता है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि हर देश में कहीं पर भी जाते हो ना टूरिस्ट के रूप में, तो उसका रिक्वायरमेंट होता है कि आपके बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए उस देश में जाने के लिए। तो वैसे ही अगर आप फिनलैंड जाते हैं तो पहले क्या था कि आपको कम से कम 1 दिन के लिए 30 यूरो, मतलब 2700 रुपीज़ रखना होना था। उस मतलब डिपेंड करता है फिर कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो उसको बढ़ाकर अभी 50 यूरो कर दिया गया है, मतलब 4500 रुपया। हिसाब किताब लगा लो कि अगले बार जब आपको फिनलैंड जाना हो तो इतना पैसा आपके अकाउंट में हो। अगर आप मान लो 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो तकरीबन 50,000 रुपया ये खर्चे का है। बाकी टिकट का या बाकी जो चीज़ को लगेगा वो तो अलग है, लेकिन रुकने का हिसाब किताब टूरिस्ट वीज़ा में इसी तरीके से करते हैं। तो ये एक नया अपडेट है 2024 में फिनलैंड जाने के लिए। जो 30 यूरो का था रिक्वायरमेंट, उसको इस साल 50 यूरो कर दिया गया है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जो प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसको भी कंसीडर किया जाएगा आप, या फिर प्रूफ ऑफ जो अकोमोडेशन है कहीं रुकने का, उसको भी वो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कंसीडर करेंगे। तो ये शायद अच्छी बात है। तो अभी अगर आप 2024 में अप्लाई कर रहे हैं फिनलैंड जाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो नया अपडेट्स है उसके बारे में। तीसरा जो मेजर अपडेट्स है 2024 में ट्रैवल करने वालों के लिए, वो है डिजिटल वीज़ा इन फ्रांस। मतलब वीज़ा मिलने में कहीं पर भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो होने वाला है क्या है कि फ्रांस में 2024 जुलाई में, अगस्त के समय में, तो वहाँ पर ओलंपिक होने वाला है। तो उसके कारण फ्रांस वाले चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आएँ। तो कहीं पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जितना आसान होता होगा तो और ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और मुश्किल होगा अगर बहुत पेचीदा रहता है तो फिर लोग अप्लाई नहीं करना चाहते ना। तो फ्रांस को कस्टमर चाहिए भाई अभी। तो उन्होंने क्या किया है, इस प्रक्रिया को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए और ईजी बनाने के लिए उन्होंने पेपरलेस वीज़ा प्रोसेस का एक सिस्टम लाया है, जिसमें आप ऑनलाइन बड़ी आसानी से फ्रांस का वीज़ा पा सकते हैं। और ओलंपिक से पहले ये लगभग 70,000 लोगों को ये जो डिजिटल वीज़ा है उसका फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। शायद उसकी संख्या और नंबर और बढ़ाए, तो शायद ये एक अच्छा समय हो सकता है फ्रांस जाने के लिए कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा वहाँ का वीज़ा पाने के लिए। फिर चौथा जो मेजर अपडेट्स है, वैसे इस अपडेट से पहले बता दूं, अगर आप मेरे भी चैनल में पहली बार आए होंगे, तो मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका में जॉब, एजुकेशन, यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, यहाँ का जो अलग कल्चर होता है, उसके बारे में हिंदी में बहुत बेसिक लेवल में अपने अनुभव के हिसाब से जानकारी इन वीडियोज़ के द्वारा देते रहने की कोशिश होती है। तो पहली बार आए होंगे तो वेलकम टू माई चैनल। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं
सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। और आगे भी आप बेल आइकन को दबाकर सपोर्ट करते रह सकते हैं। फिर चौथा ये जो अपडेट है वो है साउथ कोरिया को लेकर। साउथ कोरिया से डिजिटल नोमैड वीजा, मतलब जो जैसे मान लो कि मेरे जैसे लोग हैं या कोई भी हो, अगर आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जहां भी रहते हैं वहां से बाहर आप काम करने जाना चाहते हैं तो एक वीजा होता है, उसको नोमैड वीजा बोलते हैं। मतलब आप वहां पे रह करके काम कर सकते हैं। जो ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। तो चूंकि आजकल इंटरनेट का समय है, डिजिटल जमाना, इसी को लेकर दुनिया भर में नोमैड वीजा का एक विकल्प आया था, मतलब काफी समय से है एक तरीके से ये। तो ये साउथ कोरिया का जो डिजिटल नोमैड वीजा है वो दरअसल जनवरी 1 से ही शुरू हो चुका है। अगर आपको नहीं पता था होगा तो साउथ कोरिया में रहकर दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। उनका एक रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका जो सालाना इनकम 85 मिलियन वॉन, वहां का जो करेंसी है 53 लाख रुपया या उससे अधिक हो एक साल में। तो एक महीने में तकरीबन आपका हो रहा है 4.5 लाख रुपया समथिंग। तो थोड़े से ये जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है उनके लिए है। तो 2024 में ट्रेवल करने वालों के लिए ये चौथा अपडेट था कि आपका अगर इनकम लिमिट एक साल का 53 लाख या उससे ज्यादा हो तो आप डिजिटल नोमैड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं साउथ कोरिया जाने के लिए। पांचवा जो बड़ा अपडेट है 2024 में ट्रेवल करने के लिए वो है अमेरिका के H1B वीजा के बारे में। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं खुद अमेरिका में रहता हूं। तो अमेरिका की जितनी सारे जो अपडेट्स होते हैं इमिग्रेशन को लेकर, वीजा को लेकर, वो तो मैं अपने चैनल में बनाते रहता हूँ। आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आपके कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। H1B वीजा क्या होता है? यहाँ अमेरिका में काम जो करते हैं या काम पाने के लिए जिस वीजा की जरूरत होती है वो H1B वीजा होती है। ये एक लॉटरी सिस्टम पे काम करती है। अगर आपके पास H1B वीजा था और अगर वो एक्सपायर हो रहा था उसका वीजा, तो होता क्या था कि वीजा को रिन्यूअल कराने के लिए, तो पहले क्या होता था कि वीजा का रिन्यूअल कराने के लिए आपको वापस इंडिया जाना पड़ता था। तो वो बड़ा दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि कई बार उसमें बहुत टाइम लगता था और लोग वहाँ अटक जाते थे। उसके कारण उनको काम भी, मतलब काम का लॉस्ट भी होता था। कई बार उनको अपना वो काम भी खोना पड़ता था। तो ये जो अपडेट्स आया है 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा होगा, नया अपडेट्स है, बहुत बड़ा अपडेट्स है कि अब आपको वापस वीजा रिन्यूअल के लिए इंडिया नहीं जाना पड़ेगा। आप अमेरिका में रहकर ही H1B वीजा का रिन्यूअल करा सकते हैं। फिलहाल शुरू में ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट भी है जो यहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा, कि शुरू में ये तकरीबन 20,000 लोगों तक लिमिटेड रहेगा, खासकर जो इंडियन और कैनेडियन सिटीजन है उनके लिए। और ये उनके जो स्पाउसेस हैं, मतलब उनके पति पत्नी या उनके बच्चे, उन पर भी लागू होता है। तो इन सब को मिलाकर तो ये जो रिन्यूअल सिस्टम है वो जनवरी 29 से शुरू होगा। तो ढेर सारे हजारों लाखों इंडियन लोग जो यहाँ पे रहते हैं H1B वीजा में काम करते हैं, या आप आगे अगर आप लोग भी आने के बारे में सोच रहे हैं, H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप वापस आपको रिन्यूअल कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यही काम करते करते आप आसानी से अपना वीजा रिन्यूअल करा सकते हैं। छठवां जो मेजर अपडेट्स है 2024 में ट्रेवल करने वालों के लिए वो है यूके के बारे में। वर्क ऑन टूरिस्ट वीजा इन यूके, मतलब कि अब आपको यूके में, जैसे आप टूरिस्ट वीजा में कहीं पर भी जाते हैं तो अक्सर बार वहाँ काम नहीं कर सकते हैं टूरिस्ट वीजा में। जैसे आप अमेरिका आते हैं, टूरिस्ट वीजा में आप काम नहीं कर सकते हैं। तो यूके ने क्या किया है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, उन्होंने एक नया जो अपडेट आया, जो नया नियम आ रहा है, वो उसमें आप टूरिस्ट वीजा में काम कर सकते हैं। और ये इफेक्टिव होगा जनवरी 31 से 31 जनवरी 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा। इसमें प्रॉपर एक तरीके का जॉब जो होता है 9 to 5, उस तरीके का जॉब नहीं कर सकते। बहुत सारा इसमें जो नवीनीकरण किया गया है वो ये है कि आप किसी साइट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, टास्क रिलेटेड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर और भी जो बहुत सारे मतलब वेरियस वर्क रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये नया चीज है, पहले ये सब नहीं कर सकते थे यूके में। तो जो यूके जाते हैं, यूके में कोई बिजनेस है उनका, पहले से उनका कोई एक नेटवर्क सिस्टम था, उनके लिए बहुत फायदे का हो सकता है। क्योंकि अगर आप कहीं पर जाते हैं बिजनेस वीजा में, टूरिस्ट वीजा में, तो आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत कुछ अचीव करके आए, कुछ लोगों से मिले, काम के बारे में बात हो, कुछ थोड़ा काम कर सके, तो ये उनके लिए निश्चित रूप से बहुत फायदे का होगा। हालांकि इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो डिजिटल नोमैड होता है, मतलब वहां पर जो ऑनलाइन जैसे आप काम करते हैं, आप सोचेंगे कि वहां पर जाके आप ऑनलाइन वहां काम कर सकते हैं और उसका फायदा आपको होगा, तो उसको एक्सक्लूड किया है इस नियम में। आपको ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई है अभी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग को लेकर, टास्क स्पेसिफिक को लेकर, तो वो आप कर सकते हैं। रिमोट वर्क वाला जो डिजिटल नोमैड वाला काम होता है वो नहीं कर सकते हैं।
उसको उन्होंने जो वहाँ के लोकल स्किल्ड वर्कर है उसके लिए रिजर्व करके रखे होते हैं, उनके लिए होता है ये, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए। लेकिन फिर भी ये छोटा सा जो अपडेट उन्होंने किया है जो जनवरी 31 2024 से शुरू हो रहा है वो बहुत अच्छा अपडेट है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये 6 बहुत मेजर अपडेट्स थे 2024 के लिए, फिलहाल के लिए, अभी तक के लिए। हो सकता है कि और अपडेट्स आए। ये जो अपडेट्स मैंने बताया क्या उसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था, तो क्या ये आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल है वो कमेंट करके जरूर बताना। और कौन से गाँव से कमेंट कर रहा हूँ ये भी जरूर लिखना, तो मुझे खुशी होगी। और क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं अभी हूँ एक आइलैंड में हूँ, बहुत खूबसूरत मौसम है, धूप खिली हुई है, न ठंड है न गर्मी। आपके यहाँ कैसे मौसम है? चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। बाकी आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। और वीडियो में कमेंट करके बताना कि क्या आपने इन देशों में से किसी भी देश में पहले अप्लाई किया हुआ है, अगर किया था तो क्या आपको वीज़ा मिला था, और अगर नहीं मिला था तो कमेंट करके बताना कि आपको क्यों रिजेक्शन हुआ था। और अगर पहले अप्लाई नहीं किए हो तो बताना इसमें से कौन सा देश है जहाँ पर आप जाने की रुचि रखते हैं। और अगर आप अमेरिका आते हैं, मैं अमेरिका के बॉस्टन शहर में रहता हूँ, तो भी ज़रूर बताना ताकि हम कनेक्ट हो सके। और कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ये जो बेल आइकन है उसको दबा दिए रहना, ताकि इस साल जितने भी जो अपडेट्स आएंगे अमेरिका से, जो भी और जानकारियाँ हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप बेल आइकन को दबा दिए रहें तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हम और आप जुड़ रहेंगे। बाकी इसी जुड़ाव के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई जानकारियाँ देते हुए। वीडियो और चैनल में बने रहने के बहुत सारा शुक्रिया। जोहार।